अब आता है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप, कि हमारी जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसका स्कोप कितना है, कि वो कहाँ तक फैल रही है। ठीक है, स्कोप एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो चीज है ये कहाँ तक जाती है, कितनी दूर तक जाती है। ठीक है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, अब हम वो देखते हैं। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप है ना वो बड़ा है, ये हमको भी पता है। ठीक है, ये ज्यादातर हमारी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उसको कवर कर लेता है। ओके, इसको मेनली हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किए, एक आता है हमारा इंटरनल इशू, एक आते हैं हमारे एक्सटर्नल इश्यूज। इंटरनल इश्यूज को हम और क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल इश्यूज। ठीक है, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से सॉल्व हो जाते हैं। एक्सटर्नल इश्यूज यानी इन्वायरमेंटल इश्यूज, जिसको जो हमारे सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। ओके, अब हम इनको देखते हैं। देखो, अब हम क्या पढ़ेंगे, अपने इंटरनल या फिर ऑपरेशनल इश्यूज, कि हमारे इंटरनल या ऑपरेशनल इश्यूज कौन से होते हैं। तो हमारे जो ऑपरेशनल इश्यूज हैं उसके अंदर हमारे क्या आते हैं, हमारे वो सारे के सारे इश्यूज आते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अराइज होते हैं। जैसे कि एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक कर दी, या फिर एम्प्लॉयज काम नहीं कर रहे हैं, या फिर वो बहाने मार रहे हैं, छुट्टियां बहुत ले रहे हैं। ठीक है, या प्रोडक्शन सही से नहीं हो रही है, मशीनरी खराब हो गई है, या फिर कुछ और भी। ठीक है, या फिर हमारा जो मैनेजमेंट का कंट्रोल है उसके कारण हमारे कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो ये सारे हमारे क्या आ जाते हैं, ऑपरेशनल इश्यूज यानी इंटरनल इश्यूज। ठीक है, तो ये जो इश्यूज होते हैं जैसे कि बिजनेस के साइज से रिलेटेड, प्रोडक्ट डिसीजन से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कि हमने कौन सा फैक्टर्स यूज करने हैं, प्राइसिंग कैसे करनी है, सेल्स प्रमोशन कैसे करनी है, एम्प्लॉय से रिलेटेड, ये सारे के सारे हमारे किसके अंदर आ जाते हैं, हमारे इंटरनल इश्यूज में आते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। ओके, हो ये बहुत ज्यादा छोटा छोटा लिख दिया मैंने। तो देखो, हमारे क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसके हमारे जो इंटरनल इश्यूज है उसके हमारे कुछ एग्जांपल दिए हैं, मैं पढ़ के बता देती हूँ, आप लोग बुक से देख लो। ठीक है, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, कि हम डिमांड को कैसे एनालाइज कर रहे हैं और कैसे उसकी हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं कि फ्यूचर में हमें क्या डिमांड मिल सकती है ये। इसके अलावा प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, की हमारी प्रोडक्शन कितनी हो रही है, उस पर कॉस्ट कितनी आ रही है, इसको एनालाइज करना भी हमारा क्या है, एक इसका एग्जाम्पल आता है। इसके अलावा इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हमारी जो इन्वेंट्री हमारा स्टॉक है उसको हमने किस तरीके से मैनेज करना है। हमारा मार्केट स्ट्रक्चर और हमारी जो प्राइसिंग पॉलिसी है वो भी इसका एक पार्ट है। इसके अलावा हमने रिसोर्स कहाँ से एलोकेट करने हैं, किस तरीके से करने हैं, हमारी कैपिटल कितनी आएगी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, हमारे कैपिटल डिसीजन, हमारा प्रॉफिट का एनालाइज करना, रिस्क और अनसर्टेनिटी एनालिसिस, ये सारे हमारे क्या हैं, इसके एक एग्जांपल्स आ जाते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो, डिमांड फोरकास्टिंग एंड डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग है हमारा। तो जो डिमांड एनालिसिस है वो क्या पर्टेन करता है, पर्टेन टू द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर्स इन द मार्केट। कि डिमांड एनालिसिस जो है वो ये कहता है कि जो बिहेवियर है कंज्यूमर्स का वो मार्केट में कैसा है फिलहाल। सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो डिमांड एनालिसिस क्या है कि हमारी एट प्रेजेंट मार्केट के अंदर कंज्यूमर्स की क्या डिमांड है, क्या बिहेवियर है, ये बताता है। और डिमांड फोरकास्टिंग हमारी एक ऐसी टेक्निक है जो ये प्रेडिक्ट करती है कि फ्यूचर में हमारी गुड्स और सर्विसेज को लेके क्या डिमांड होगी। और ये हम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, हमारे पास्ट बिहेवियर पर, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनकी पहले इन चीज़ों को लेके, हमारे प्रोडक्ट्स को लेके डिमांड कैसी रही है, इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, कितने रेट से इंक्रीज हुई है, कितने रेट से डिक्रीज हुई है, कौन से कंज्यूमर्स ने ज़्यादा लिया है, कौन से कंज्यूमर्स ने कम लिया है। ये सारी चीज़ें हमारी क्या करती हैं, डिमांड फोरकास्टिंग में हेल्प करती हैं। राइट, इसको डिटेल से आप खुद पढ़ लेना, मैं आगे करवाती हूँ। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, देखो प्रोडक्शन थ्योरी जो होती है वो हमारी ये बताती है कि इनपुट और आउटपुट के बीच में हमारा क्या रिलेशनशिप है, यानी कि कितना इनपुट लगाने से हमें कितना आउटपुट मिल रहा है। यानी हमें अगर एक शुगर केन हम यूज कर रहे हैं उससे हमें कितनी ग्राम शुगर मिल रही है और शुगर केन कितने ग्राम का था। तो ये चीजें क्या है, हमारी प्रोडक्शन एनालिसिस में आ जाती हैं। ठीक है,
इसके अलावा आ जाती है हमारी कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस हमें ये बताती है कि जब हमारे जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं उन पे हमारे कितनी कॉस्ट आ रही है, ठीक है। जैसे कि आउटपुट पे कितनी कॉस्ट आ रही है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए किसी भी चीज़ के ऊपर हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है, अगर हम कोई प्लांट का साइज चेंज करें यानी अपने बिजनेस के साइज को चेंज कर रहे हैं तो हमारी कितनी कॉस्ट और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ये बताती है हमारी कॉस्ट एनालिसिस। ओके, डिटेल में ये जो पॉइंट्स हैं इसको डिटेल में आप खुद पढ़ोगे, मैं ऊपर ऊपर से मतलब आपको मेन चीज आपको समझा दूंगी कि जब आप पेपर में बैठे हो तो आपको इस वर्ड के मतलब ओके, चलो आगे करते हैं। ओ ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है कि हम अपनी इन्वेंट्री को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट थ्योरीज pertain to rules the firms can use to minimize the cost associated with maintaining inventory in the form of work in progress, raw materials and finished goods। ठीक है, एक हमारी जो फर्म है वो किस तरीके से वर्क इन प्रोग्रेस आएगा, यहाँ पे प्रोसेस लिख दिया गया है, सो सॉरी, वर्क इन प्रोग्रेस कर लेना आप लोग। तो जो वर्क इन प्रोग्रेस है, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जो काम अभी चल रहा है, अभी जैसे कोई घर है, घर बन रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस, अभी प्रोग्रेस के अंदर है वो चीज, ठीक है। तो वर्क इन प्रोग्रेस या फिर कोई रॉ मटेरियल या फिनिश्ड गुड्स, ये सारी चीजों को एक फर्म किस तरीके से मिनिमम कॉस्ट के ऊपर मेंटेन कर रहा है, मैनेज कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है, उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ओके, मेनली इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए जो फर्म्स होते हैं, जो बिजनेस होते हैं, वो कौन सी एनालाइसिस मेथड्स को यूज करते हैं, ABC एनालिसिस, सिंपल स्टिमुलेशन एक्सरसाइजेस, मैथमेटिकल मॉडल्स, ठीक है, इन सभी को यूज करते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से अपनी इन्वेंट्रीज के स्टॉक को यूटिलाइज कर सके, मेंटेन कर सके। इसके बाद आ जाता है आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसी। जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है या प्राइसिंग पॉलिसी है हमारी, देखो, जब एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द कंपटीशन व्हिच द फर्म्स हैव टू फेस। एक फर्म को कितना कंपटीशन फेस करना है उसके बारे में जो नॉलेज होती है वो हमें कहाँ से पता चलती है, मार्केट स्ट्रक्चर से। एक मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरीके का है, मान लो एक कपड़ा है कोई, ठीक है, या चलो कपड़े की छोड़ते हैं, एक पेन है, ठीक है, एक इंक पेन है, एक इंक पेन का मार्केट क्या है, यानी कि इंक पेन कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, कौन से मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा इंक पेन कौन से बिक रहे हैं, बच्चों की डिमांड किस तरीके के पेन की आ रही है, उनको कमी क्या लग रही है इंक पेन के अंदर, उनको क्या फैसिलिटीज चाहिए इंक पेन के लिए, ठीक है। तो ये सारी क्या होती है, हमारा एक मार्केट स्ट्रक्चर है कि हमें मार्केट स्ट्रक्चर की अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें ये चीज पता चलती है कि हमारे फर्म को कितना कंपटीशन फेस करना होगा। फिर आ जाती है हमारी प्राइसिंग पॉलिसी। जो हमारी प्राइस थ्योरी होती है वो एक्सप्लेन करती है कि किस तरीके से हमने अलग अलग मार्केट की कंडीशन, मार्केट कंडीशन जिस तरीके से हमारी चेंज होगी उस हिसाब से हमने कैसे अपने प्रोडक्ट के प्राइजेस को चेंज करना है। ओके, और कैसे हमने एक सुटेबल प्राइस फ्रेम करना है कि वो हमें हमारी फर्म को अच्छे से असिस्ट करे, यानी कि हमारी फर्म को हेल्प करे ग्रो करने में। ओके, इसके बाद आ जाता है हमारे पास रिसोर्स एलोकेशन। जो सा घूमता जाएगा वो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। रिसोर्स एलोकेशन में क्या आ जाएगा कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो एडवांस टूल की हेल्प से, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग की हेल्प से क्या चीज बताती है हमें कि हम किस तरीके से अपने सारे रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, यानी उसका बेस्ट यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाती है हमारे पास थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो हमारी कैपिटल और इन्वेस्टमेंट डिसीजन की जो थ्योरी है ना, वो एक साइंटिफिक क्राइटेरिया है जो ये बताता है कि हमने किन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करना है और हमने कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है, जिससे कि हमारी जो कैपिटल की एफिशिएंसी है वो डिस्टर्ब ना हो, हमारी कैपिटल की एफिशिएंसी बनी रहे। ऐसा ना हो कि हम बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दें, उसके बाद हमारा पैसा सारा डूब जाए और हमारी कैपिटल भी सारी खत्म हो जाए। ओके,
फिर आता है हमारा प्रॉफिट एनालिसिस कि हमने जो प्रॉफिट थ्योरी होती है वो एक फर्म को गाइड करती है कि उसने अपने अनसर्टेनिटी कंडीशंस के अंदर यानी कि खराब कंडीशंस में भी किस तरीके से अपने प्रॉफिट को मेजर करना है और मैनेज करना है। तो ये जो थ्योरी होती है ये हमारी मेनली होती है प्रॉफिट बनाने के लिए। ओके, प्रॉफिट एनालिसिस है तो ऑफ कोर्स हमारी प्रॉफिट बनाने के लिए होती है कि फ्यूचर में हमने किस तरीके से प्रॉफिट को जनरेट करना है, मैनेज करना है। फिर आ जाते हैं हमारे पास रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। तो देखो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस के अंदर क्या आता है कि जो बिजनेस फर्म्स है ना वो जनरली ऐसी कंडीशंस के अंदर ऑपरेट होते हैं जहां पर रिस्क होता है या अनसर्टेनिटी होता है। ठीक है, यानी कि हमेशा एनालिसिस की जो रिस्क की एनालाइज होती है या फिर अनसर्टेनिटी की एनालिसिस होती हैं वो हमारे बिजनेस फर्म को हेल्प करती हैं एक एफिशिएंट डिसीजन लेने में और हमारे बेस्ट प्लान्स बनाने में, ताकि जो गलती हमने पास्ट में की हैं उसको हम ना करें और हमारा जो पास्ट डाटा है वो यूज़ करके हमारी जो करंट इंफॉर्मेशन उसको यूज़ करके हम अपनी फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर सकें। राइट, नेक्स्ट आता है हमारे पास कि हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमारी एक्सटर्नल या फिर एनवायरमेंटल इश्यूज में कैसे अप्लाई हो रही है। तो हमारी जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ठीक है, उसके अंदर हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जो नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, कि किस तरीके का हमारा जो बिजनेस साइकिल है और जो हमारे जनरल ट्रेंड्स हैं, जैसे कि हमारी नेशनल इनकम क्या है, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन सब के अंदर हमारे क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं। ट्रेंड्स मतलब ऊंच नीच क्या आ रही हैं, कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, ये सब कुछ। हमारी जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज है, जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कंपटीशन पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज, ठीक है, ये अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसीज हमारे बिजनेस के ऊपर क्या इफेक्ट डालेंगी, ये चीजें हमारी इसके अंदर ये हमारे लिए एक इशू बन के आती है। वर्किंग हमारी जो सेंट्रल बैंक्स है, फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, हमारी जो कैपिटल मार्केट है या फिर उनकी जो रेगुलेशंस है वो किस तरीके से वर्क करती है। हमारा सेंट्रल बैंक है या हमारा कोई फाइनेंशियल सेक्टर है या हमारा कोई कैपिटल मार्केट है वो किस तरीके से वर्क करता है, उनकी रेगुलेशंस क्या हैं, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी बिजनेस है मैक्सिमम बिजनेस लोन पास करवाते हैं। राइट, सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं हमारी, जैसे कि ट्रेड यूनियंस, हमारे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, ठीक है, ये इन सब की यूनियंस जो होती है, हमारी जितनी कॉर्पोरेशंस होती हैं उनकी यूनियंस, ठीक है, तो ये जो होती हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहते हैं ना कि जैसे बहुत बार सुना होगा कि यूनियन से पंगा नहीं लेना चाहिए, ठीक है, तो वो धरने पर बैठ जाते हैं, है ना, जो धरने पर बैठती हैं, तो ये यूनियंस भी हमारे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है हमारे बिजनेस के ऊपर। सोशल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, हमारे जो बिजनेस है उसका सोशल और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है, हमारी इकोनॉमी का। हमारे बिजनेस डिसीजंस कैन नॉट बी टेकन विदाउट कंसिडरिंग these present future and future environmental factors, as the management of the firm has no control over these factors. जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो बाहर के फैक्टर्स होते हैं, उस पर हमारी मैनेजमेंट को कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो जो बिजनेस डिसीजंस हैं वो हमें इन फैक्टर्स को कंसीडर करके लेने चाहिए, इनके बिना हम डिसीजन अगर लेंगे तो हमेशा फेल होंगे। ओके,